हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी फिजिक्स फोर्थ सेमेस्टर की पर्सपेक्टिव्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स यूनिट 1 जो है रिलेटिविटी एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड, इससे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन इनवेरिएंस और फेल्योर ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या थे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो डियर स्टूडेंट, जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आर यूज्ड टू ट्रांसफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पोजीशन एंड टाइम फ्रॉम वन इनर्शियल फ्रेम टू द अदर। तो जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक इनर्शियल फ्रेम, मान लीजिए यस है, इसमें जो किसी पॉइंट का या ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है और टाइम है, उसको जो कि ट्रांसफॉर्म करता है दूसरा फ्रेम जो एस डैश है, उसमें जो ऑब्जेक्ट के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स और टाइम है उनके बीच में। तो स्पेस कोऑर्डिनेट और टाइम के बीच में एक फ्रेम में क्या वैल्यू है और दूसरे फ्रेम में क्या वैल्यू है और उन दोनों में क्या रिलेशन होगा, यह इसको ट्रांसफॉर्म करने का काम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू होता है। देन द इक्वेशन रिलेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पार्टिकल इन टू इनर्शियल फ्रेम whose relative velocity is negligible in comparison of speed of light are called the गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ कहा जा रहा है कि जो इक्वेशन है रिलेट करता है कोऑर्डिनेट्स को एक इनर्शियल फ्रेम का दूसरे इनर्शियल फ्रेम से, उसमें ये कंडीशन होगी कि जो फ्रेम है यस और यस डैश, तो यस डैश जो मूव करेगा उसकी जो वेलोसिटी होगी वह नेग्लिजिबल होनी चाहिए। ठीक है, लाइट के वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में क्या होनी चाहिए, नेग्लिजिबल होनी चाहिए, तभी उसको हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज वो अप्लाई नहीं होगा। तो मान लेते हैं सपोज वी हैव टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस शोन इन द फिगर 2, यहाँ दिया हुआ है फिगर 2 में, जिसको कि हम एक को जो फ्रेम है, बुक में काफ़ी मिस्टेक्स हैं, फ्रेम एज एस एन एस डैश एंड लेट दी वेलोसिटी ऑफ एस डैश रिलेटिव टू एस इज या बी वी। अब यहाँ आ जा रहा है कि जो एस और एस डैश ये फ्रेम हैं, इसमें जो एस डैश की जो वेलोसिटी है वो एस के रिस्पेक्ट में भी है। तो इसमें हो सकता है कि जो एस फ्रेम है वो भी मूव कर रहा हो किसी दूसरे फ्रेम के रिस्पेक्ट में यूनिफॉर्मली, और यहाँ पर एस डैश है, इसकी जो वेलोसिटी है वो एस के रिस्पेक्ट में भी है। ये जो एस जिसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में ये नहीं है इसकी वेलोसिटी एस के रिस्पेक्ट। तो यदि हम कंसीडर करें, कंसीडर एन इवेंट हैपनिंग एट पी, यदि पी पॉइंट पर कोई इवेंट हो रहा है एट एनी पार्टिकुलर टाइम, किसी पार्टिकुलर टाइम पर, एंड लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू एस बी एक्स वाई जेड टी एंड विथ रिस्पेक्ट टू एस डैश बी एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एंड टी डैश। तो जो पॉइंट है P, तो उसका कोऑर्डिनेट जो है यस फ्रेम के रिस्पेक्ट में एक्स वाई जेड टी है और यस डैश के रिस्पेक्ट में एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एंड टी है। तो यहाँ पर इनके बीच में यदि हमें रिलेशन डेवलप करना है, टू मेक द रिलेशन बिटवीन दीज coordinates as simple as possible, let us choose our axis so that x, capital X and capital Y dash are parallel to V। तो यहाँ पर रिलेशन हमें बनाना है
जो कोऑर्डिनेट्स हैं पी के एक्स और एक्स डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में। तो इसके लिए हम जितना सिंपल हो सकता है पॉसिबिलिटी उसको हम चूज करेंगे कि हमें इजीली जो है कि चीज़ें समझ में आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यह एक्स डैश के कोऑर्डिनेट्स है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। तो एस डैश में जो एक्सिस हम चूज करेंगे वो भी हम एक्स डैश के एलांग जो है कि एक्स के एलांग एक्स डैश चूज करेंगे, वाई के एलांग या वाई के पैरेलल जो है कि वाई डैश चूज करेंगे और जेड के पैरेलल जो है कि जेड डैश चूज करेंगे। और इसमें भी एक्स और एक्स डैश जो हम चूज करेंगे यह जो है जो एस डैश मूव कर रहा है, मूव करने का जो डायरेक्शन है उसके पैरेलल होगा, यानी यह एक सिंगल डायरेक्शन में एस डैश मूव कर रहा है, वो हम मान लेते हैं कि एक्स या फिर एक्स डैश डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एंड लेट अस आल्सो काउंट द टाइम फ्रॉम द इंस्टेंट एट विच द ओरिजिन्स ओ एंड ओ डैश कोइंसाइड। और टाइम की जो काउंटिंग होगी हम यहाँ करेंगे कि जब ये ओ डैश जो है एस डैश का ओरिजिन वो से कोइंसाइड कर रहा होगा, जब ये स्टार्ट किया होगा मूव करना, तो जब स्टार्ट किया होगा तो पी इक्वल टू क्या रहा होगा, 0 रहा होगा टाइम। और टाइम 0 जब रहा होगा तो उस समय यह कोइंसाइड किए होंगे और धीरे धीरे इंक्रीज करता गया या मूव करता गया आगे फर्दर वी वेलोसिटी से, तो ये टाइम बढ़ता चला गया। तो t इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा और किसी टाइम t पर हम इसका स्टडी करेंगे कोऑर्डिनेट का कि इसके बीच का रिलेशन क्या होगा। तो फ्रॉम फिगर वी कैन से दैट सी दैट यहाँ पर p जो पॉइंट है इसका जो कोऑर्डिनेट है s के रिस्पेक्ट में एक्स वाई, ये है एक्स वाई जेड टी, और इसका जो है एक्स डैश के रिस्पेक्ट में एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी है डैश है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है पी का, यहाँ से यहाँ एक्स है और ये वी वेलोसिटी से इंक्रीज स्पीड इसका है, वी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है और टी समय पर यहाँ पर पहुँचता है एस डैश, तो यह डिस्टेंस हो जाएगा वी टी और ये ओरिजिन है एस डैश का, तो यहाँ से ये डिस्टेंस हो जाएगा एक्स डैश। तो यहाँ से हम देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फिगर 2 वी हैव x इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी। तो यहाँ से हम x इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी लिख सकते हैं या फिर x डैश इक्वल टू लिख सकते हैं x माइनस वी टी। तो यहाँ पर x डैश और x के बीच का ये रिलेशन आ जाता है, पहला रिलेशन, एज देयर इज नो रिलेटिव मोशन अलॉन्ग y एंड z एक्सेस वी हैव। तो यहाँ पर जो है कि हम सिंगल डायरेक्शन में मोशन देख रहे हैं, तो एस डैश का जो मोशन है वो y और z डायरेक्शन में नहीं है, z एक्सिस के अलॉन्ग नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट जो है चेंज नहीं होगा, यानी y डैश इक्वल टू y होगा और z डैश इक्वल टू z होगा। फर्दर जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो टाइम होता है ये इंडिपेंडेंट होता है आप स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है एक्स वाई जेड उससे टाइम इंडिपेंडेंट होता है। तो जो टाइम एस डैश में होगा वही टाइम जो है कि टी डैश में भी होगा या एस में भी होगा, एस फ्रेम में भी, यानी टी डैश इक्वल टू क्या होगा, टी होगा। तो इस तरीके से यदि हम सभी इक्वेशंस को एक साथ मिला लेते हैं तो हमें एक इक्वेशन मिलता है कंबाइंड इक्वेशन, जो कि एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश का होता है। तो हमें मिलता है एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, दूसरा इक्वेशन है वाई डैश इक्वल टू वाई, थर्ड इक्वेशन है जेड डैश
इजकल टू जेड और टी डैश इजकल टू टी। यह कलेक्टिवली जो है कि इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 में जो 4 इक्वेशंस हैं, इन्हीं इक्वेशंस को जो है कि हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ये इक्वेशन जो है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है। इसी का हम इन्वर्स कर सकते हैं कि x इजकल टू वाई इजकल टू जेड इजकल टू या टी इजकल टू जो है कि x डैश वाई डैश टी डैश जेड डैश के फॉर्म में लिख दें। तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को हम इन्वर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो इन्वर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा x इजकल टू एक्स डैश प्लस वी टी, वाई इजकल टू वाई डैश, जेड इजकल टू जेड डैश और टी इजकल टू टी डैश। ये हो जाएगा इक्वेशन 2 कलेक्टिवली। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इक्वेशन 1 जो है कि डायरेक्ट या गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, और यह जो है इक्वेशन 2 ये है इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं कि इसमें जो वेलोसिटी कंपोनेंट्स होंगे वह किस तरह से वेरी करेंगे। तो लेट अस कन्वर्ट द वेलोसिटी कंपोनेंट्स एज मेजर्ड इन फ्रेम S इनटू देयर इक्विवेलेंट कंपोनेंट इन रेफरेंस फ्रेम S डैश। तो S फ्रेम में जो हम वेलोसिटी मेजर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का, और फिर वही जो है कि हम S डैश में भी वेलोसिटीज की मेजर कर रहे हैं। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा ये हम लोग इसमें देखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का इक्वेशन है उसको हम क्या करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो x डैश को यदि हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो जो x कंपोनेंट है s डैश फ्रेम में वो हमें वेलोसिटी का निकल के आ जाता है। तो ये हो जाएगा ux डैश यानी s डैश में वेलोसिटी का x कंपोनेंट जो होगा वो हो जाएगा dx डैश अपॉन dt, जो कि टाइम डेरिवेटिव ऑफ x माइनस dt होगा, और ये हो जाएगा dx अपॉन dt माइनस v। t का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ux डैश इजकल टू ux माइनस v हो जाता है। सिमिलरली यदि हम y कंपोनेंट वेलोसिटी का निकालते हैं इन s डैश, तो uy डैश इजकल टू आएगा uy, और सिमिलरली z कंपोनेंट जो होगा वेलोसिटी का uzx इजकल टू जो होगा डैश इजकल टू होगा uz। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आता है ux डैश इजकल टू ux माइनस v, दूसरा हो गया uy डैश इजकल टू uy, और थर्ड हो गया uz डैश इजकल टू uz। यह हमें इक्वेशंस मिलते हैं। अब इसमें जो v है यह वेलोसिटी है आप ds डैश विथ रिस्पेक्ट टू s अलॉन्ग x डायरेक्शन। तो यदि यह यूनिफॉर्मली कोई फ्रेम यूनिफॉर्मली यदि v वेलोसिटी से x y z तीनों ही डायरेक्शंस में मोशन करता है तो यहाँ पर सब में v माइनस में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम वेक्टर फॉर्म में जो जनरल इक्वेशन है वो लिख सकते हैं कि v डैश वेक्टर v डैश इजकल टू वेक्टर v माइनस वेक्टर u। तो ये हमें मिल जाता है, या फिर ये अलग अलग भी होगा, भी x डायरेक्शन में अलग होगा, y डायरेक्शन में अलग होगा, z डायरेक्शन में अलग होगा, तब भी ये इक्वेशन वैलिड होगा। यदि हम इसकी बात करें एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स की, तो एक्सेलरेशन कंपोनेंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंशिएटिंग वेलोसिटी इक्वेशंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हेंस वी हैव। तो यदि हम
एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो जो वी एक्स डैश यू एक्स डैश यू आई डैश यू जेड डैश के जो इक्वेशंस आए हैं उनको यदि हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमें रिस्पेक्टिवली जो है कि एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। तो ए एक्स डैश एक्सेलरेशन कंपोनेंट जो है एक्स के अलोंग इन एस डैश फ्रेम, ये हो जाएगा डी यू एक्स डैश अपॉन डी टी इक्वल टू हो जाएगा डी डी टी ऑफ यू एक्स माइनस डी। तो भी जो है कि कांस्टेंट है तो इसका एक्सेलरेशन इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा इसका, और ये हो जाएगा डी यू एक्स अपॉन डी टी, यानी ये हो गया एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस एक्स डायरेक्शन इन एस फ्रेम। सिमिलरली हम फाइंड आउट कर सकते हैं ए वाई डैश जो कि हो जाएगा ए वाई के बराबर, और ए जेड जो हो जाएगा वो ए जेड डैश जो हो जाएगा, यहाँ डैश होना चाहिए, हो जाएगा ए जेड के। तो इस तरीके से हम देखें कि एक्स कंपोनेंट जो है एक्सेलरेशन का एस डैश में वह एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन एस बराबर है, और इसी तरह से वाई कंपोनेंट जो है एक्सेलरेशन का एस डैश का वो इक्वल है एस वाले जो फ्रेम है उसके एक्सेलरेशन के, इसी तरह से जेड कंपोनेंट्स भी इक्वल है। तो इन तीनों ही इक्वेशंस को मिला करके यदि हम वेक्टर फॉर्म में एक्सेलरेशन को लिखें तो हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए डैश इक्वल टू वेक्टर ए, यानी एक्सेलरेशन जो है एस डैश फ्रेम में और एस फ्रेम में दोनों ही एक जैसे हैं, समान। तो दिस शोज दैट इन ऑल इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम ए बॉडी विल बी ऑब्जर्व टू हैव दी सेम एक्सेलरेशन, यानी जो भी ऑब्जेक्ट होगा इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में उसमें एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, अलग अलग एक्सेलरेशन नहीं होगी। तो आइए अब डिस्कस करते हैं गैलीलियन इनवेरिएंस। गैलीलियन इनवेरिएंस क्या होता है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू गैलीलियन की भी यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, गैलीलियन इस बुक में काफ़ी टाइपो है, टाइपिंग मिस्टेक्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन सम क्वांटिटीज लाइक वेलोसिटी आर चेंज while some quantities like mass, length, time, acceleration etc. are not change। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हमने देखा कि वेलोसिटी जो है वह चेंज हो जाती है जबकि एक्सेलरेशन नहीं चेंज होता है, और साथ साथ मास, लेंथ जो है और टाइम जो है ये भी चेंज नहीं होता है ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान। तो ऐसी क्वांटिटीज़ या फिर लॉस जो किसी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जो है कि चेंज नहीं होते हैं उन्हें हम इनवेरिएंस बोलते हैं, और यहाँ पर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में चेंजेस कोई नहीं आ रहे हैं तो उसको हम गैलीलियन इनवेरिएंस बोलेंगे। वही यहाँ पर है क्वांटिटीज आर द लॉज दैट डू नॉट चेंज अंडर ए ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी भी स्पेलिंग गलत है, ट्रांसफॉर्मेशन here से गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आर कॉल्ड इनवेरिएंस। So according to Galilean invariance, the basic laws of physics are identical in all inertial frame of reference. Here we shall consider the invariance of Newton's law and invariance of law of momentum conservation या conservation of momentum। तो यहाँ पर हम लोग जो है कि न्यूटन्स लॉ जो है इस तरह से इनवेरिएंट रहता है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनवेरिएंट रहता है। इसको हम लोग यहाँ पर 1 by 1 देखेंगे। तो पहला आता है इनवेरिएंस ऑफ न्यूटन्स लॉ।
तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ हमें पता है F इक्वल टू होता है m d2 x अपन dt2, यानी m a होता है F इक्वल टू m a। तो यहाँ से गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसके लिए, यहाँ भी स्पेलिंग गलत है, तो इसमें जो इक्वेशन है x डैश इक्वल टू x माइनस बी टी, y डैश इक्वल टू y, z डैश इक्वल टू z और t डैश इक्वल टू t होता है। और इसके बाद यदि हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें ये मिलता है डी एक्स डैश अपन डी टी इक्वल टू डी एक्स अपन डी टी माइनस बी। और इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टू एक्स डैश अपन डी टी टू इक्वल टू डी टू एक्स अपन डी टी टू। यहाँ पर भी जो है कि कांस्टेंट ये मिल जाता है, यानी यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है ये इक्वल है ए डैश इक्वल टू ए, यानी एक्सेलरेशन दोनों ही फ्रेम में सेम है। तो यहाँ से देखा जाए कि न्यूटनियन मैकेनिक्स में फोर्स एंड मासेस आर एब्सोल्यूट क्वांटिटी। ये एब्सोल्यूट क्वांटिटी होती हैं, ये फ्रेम पर डिपेंड नहीं करती हैं, सभी फ्रेम में सेम होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि m डैश इक्वल टू m होगा एंड f डैश इक्वल टू f होगा। सो इन S सिस्टम यानी S रेफरेंस फ्रेम में f इक्वल टू होगा m डी टू एक्स अपन डी टी टू, और इसी तरह से S डैश फ्रेम में होगा f डैश इक्वल टू m डैश डी टू एक्स डैश अपन डी टी टू। और यह जो है क्वांटिटी इक्वल है इसके, यह दोनों इक्वल है तो ये लिख सकते हैं। और यहाँ पर m डैश इक्वल टू m है, यहाँ छूट गया m, तो यहाँ पर f आ जाएगा, यानी यहाँ पर f डैश इक्वल टू क्या जाएगा f आ जाएगा। यानी न्यूटन्स का जो लॉ है, सेकेंड लॉ न्यूटन का, उसमें जो फोर्स है वो इनवेरिएंट है, वो दोनों ही रेफरेंस फ्रेम में सेम आ रहा है। हेंस द सेकेंड लॉ इज अनचेंज इन दीज टू सिस्टम्स, दैट इज न्यूटन्स लॉ इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो फोर्स सेम आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन्स की जो लॉ है वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंट रहते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे इनवेरिएंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर द कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल्स। हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, एक का मास m1 है और दूसरे का मास m2 है। ये दोनों जो है कि कोलाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद के मोमेंटम का कंजर्वेशन देखेंगे कि वो दोनों ही फ्रेम्स में S और S डैश में किस तरह से वेरी करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है उसमें यह स्टेटमेंट है, यदि जो कोलिजन सिस्टम में जो पार्टिसिपेट करने वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं उस पर यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करता है तो कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद के जो मोमेंटम होते हैं वो सेम रहते हैं, यानी वो कंजर्व रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम p1 है और दूसरे ऑब्जेक्ट का मोमेंटम p2 है, इन दोनों का सम बिफोर कोलिजन ये इक्वल होगा दोनों के मोमेंटम का सम आफ्टर कोलिजन, यानी p1 प्लस p2 बिफोर इक्वल टू p1 प्लस p2 आफ्टर, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। यही हमें प्रूव करना है S और S डैश में कि ये वाला जो इक्वेशन वो वैलिड रहता है। और यह यदि हम प्रूव कर लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि
जो कंजर्वेशन है मोमेंटम का वो इनवेरिएंट रहता है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो लेट m1 and m2 be the masses of two particles in frame S. Let u1 and u2 be the velocities before collision। तो मान लेते हैं पहले S फ्रेम में जो पहला पार्टिकल है उसका वेलोसिटी u1 है और दूसरे का वेलोसिटी जो u2 है यह है बिफोर कोलिजन। तो कोलिजन से पहले जो है कि u1 और u2 वेलोसिटी हैं और आफ्टर कोलिजन जो है कि ये वेलोसिटी v1 और v2 है, पहले और दूसरे ऑब्जेक्ट का। तो आफ्टर कोलिजन जो है और बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम होगा वो ये हो जाएगा, बिफोर कोलिजन मोमेंटम हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 और आफ्टर कोलिजन हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। ये टोटल मोमेंटम हो गया बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब मान लेते हैं कि इफ द सेम कोलिजन इज ऑब्जर्व इन अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस S dash which is moving with velocity v with respect to frame S, then according to Galilean transformation। तो यह मान लेते हैं कि जो S फ्रेम है वह जो है फिक्स रहता है और S डैश जो है वह S के रिस्पेक्ट में v वेलोसिटी से क्या करता है, मूव करता है। तो इसमें जो इक्वेशंस होंगे वेलोसिटी के वो हो जाएंगे u1 डैश इजकल टू u1 प्लस माइनस v और u2 डैश इजकल टू u2 माइनस v। और सिमिलरली जो है कि जो v1 डैश होगा यानी आफ्टर कोलिजन वो हो जाएगा v1 डैश इजकल टू v1 माइनस v और v2 डैश इजकल टू v2 माइनस v। तो यहाँ पर जो है u1 डैश u2 डैश जो है कि यह S डैश में बिफोर कोलिजन वेलोसिटी है और v1 डैश v2 डैश जो है ये आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी है, यहाँ पर डिस्कस किया गया है। अब इनको मोमेंटम कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो ये होगा m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश ये इक्वल होगा m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। तो ये हमें प्रूव करना है कि ये वैलिड होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसके पहले जो इक्वेशंस मिला है हमें जो S फ्रेम में था कि m1 u1 प्लस m2 u2 इजकल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये इक्वेशन हमें पता है वैलिड है। अब इसी में हम u1 u2 v1 v2 की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन 2 से क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये हो जाएगा m1 u1 डैश प्लस v, ये हो गया u1 की जगह पर प्लस m2 v2 की जगह पर हो जाएगा v2 डैश u2 की जगह हो जाएगा u2 डैश प्लस v। सिमिलरली m1 और v1 की जगह होगा v1 डैश प्लस v और ये हो जाएगा प्लस m2 और v2 की जगह हो जाएगा v2 डैश प्लस v। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमें स्टेप्स मिल जाएंगे। अब इसमें हम देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें इसमें रिमूव हो जाएंगी, जैसे ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा और ये वाला टर्म जो है कि इससे कैंसिल हो जाएगा। और फिर एक साथ देखेंगे तो ये हो जाएगा m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश इजकल टू v1 m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। ये इक्वेशन 3 हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं यहाँ पर जो इक्वेशन 3 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। एज ऑब्जर्व इन मूविंग फ्रेम S डैश, दिस shows that the law of conservation of momentum remains invariant under
गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो इक्वेशंस हमें मिल रहे हैं, इससे यह प्रूफ होता है कि जो मोमेंटम है s और s डैश में वो कंजर्व रहता है, यानी जो मोमेंटम है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वो इनवेरिएंट रहता है, यहाँ से प्रूफ होता है। अब बात करते हैं फेल्योर ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्यों फेल हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये हम लोग इसमें देखेंगे। तो वी हैव सीन दैट अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन द लॉज ऑफ मैकेनिक्स लाइक न्यूटन्स लॉ आर इनवेरिएंट। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोगों ने देखा कि जो न्यूटन्स के लॉ हैं वो इनवेरिएंट रहते हैं, बट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन द लॉज ऑफ फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म हैव वेरी डिफरेंट फॉर्म। लेकिन यह देखने को मिला है कि जब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, फंडामेंटल लॉ ऑफ फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के जो इक्वेशंस हैं फंडामेंटल इक्वेशंस और मैग्नेटिज्म के जो फंडामेंटल इक्वेशंस हैं, उनका जो फॉर्म होता है वो डिफरेंट हो जाता है, वो इनवेरिएंट नहीं रहता है। फर्दर इफ वी मेजर द स्पीड ऑफ लाइट एज सी इन एक्स डायरेक्शन इन एस फ्रेम, यदि एस फ्रेम में लाइट की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में सी मेजर करते हैं, देन ये जो वेलोसिटी है इन एस डैश फ्रेम the value comes out to be c dash is equal to c minus vx आने लगता है। But according to the special theory of relativity, the velocity of light should have the same value in all inertial frames। लेकिन स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम होती है, यानी एस में भी वही वेलोसिटी होगा जो एस डैश में होगा, यानी एस डैश में जो होगा उसका उल्टा भी कर सकते हैं, एस डैश में जो स्पीड होगी लाइट की वो वही होगी जो एस फ्रेम में होगी। देयरफॉर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन शुड बी मॉडिफाइड। तो इसका मतलब ये है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को मॉडिफाई करना चाहिए टू मेक, क्या करने के लिए, द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टू बी इनवेरिएंट। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के जो इक्वेशंस हैं, लॉज हैं, वो इनवेरिएंट हो, उसको करने के लिए हमें मॉडिफाई करना होगा। दूसरा जो है कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट आल्सो टू बी इनवेरिएंट, ये भी इनवेरिएंट हो, इसके लिए भी हमें इसको चेंज करना होगा। फॉर दिस H.A. Lorentz first derived such transformation equations to make the laws of electromagnetism invariant। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लॉज को इनवेरिएंट करने के लिए सबसे पहले लॉरेंज ने डिराइव किया, इक्वेशन मॉडिफाई किया। देन द ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें मिलते हैं ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को हम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। और लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन जो है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो लॉज हैं उसके लिए भी इनवेरिएंट रहता है। ठीक है, अब इसमें एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इसको भी देख लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल है, शो दैट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन टू इनर्शियल रेफरेंसेस इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ हमें बताना है कि जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर जो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो इनवेरिएंट रहता है, यानी यह एक पॉइंट है P और दूसरा पॉइंट है Q। इसका कोऑर्डिनेट होगा यदि S डैश के रिस्पेक्ट में x y z, और दूसरा जो है कि यह x1 y1 z1 है और यह x2
y2 z2 है। और यही जो है कि ये यस के रिस्पेक्ट में हो गया, यस डैश के रिस्पेक्ट में x1 डैश y1 डैश z1 डैश है, और क्यू का जो है कि x2 डैश y2 डैश और z2 डैश है। तो हमें दिखाना है कि ये जो डिस्टेंसेज होंगे वो सेम होंगे। तो गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन यदि हम करते हैं तो x1 डैश इजकल टू आएगा x1 माइनस dxt, y1 डैश इजकल टू y माइनस dyt, z1 डैश इजकल टू हो जाएगा z1 माइनस dzt हो जाएगा। सिमिलरली y2 डैश इजकल टू हो जाएगा y2 माइनस dxt, वो यहाँ पर हो जाएगा y2 डैश इजकल टू y2 माइनस dyt, और z2 डैश इजकल टू z2 माइनस dzt। डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच का, तो एस डैश में यदि हम निकालें d है तो ये हो जाएगा अंडर रूट x2 डैश माइनस x1 डैश का होल स्क्वायर प्लस y2 डैश माइनस y1 डैश इसका होल स्क्वायर प्लस z2 डैश माइनस z1 डैश का होल स्क्वायर। अब इसमें जो है कि इनकी इक्वेशन वैल्यू रख लेंगे यहाँ से इस इक्वेशन से, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर अंडर रूट में आएगा। और ये जो होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एस फ्रेम। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डिस्टेंस आ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स यस डी इन यस, ये इक्वल है डी इन यस डैश, यानी दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इनवेरिएंट रहता है अंडर गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस लेक्चर में गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन और गैलेलियन इनवेरिएंस क्या होता है, साथ ही साथ गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्यों जो है कि फेल हो गया इसके बारे में भी डिस्कस किया। और हमने ये भी डिस्कस किया कि जो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस होता है वो एस या एस डैश फ्रेम में, दोनों ही फ्रेम में हो, तो वो जो है कि अंडर गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है इनवेरिएंट रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।